जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है भारत में शिक्षा का विकास। मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा टॉपिक है ये बीएड सेकेंड ईयर का है, यूनिट फर्स्ट का पेपर थर्ड से लिया गया है, यूनिट फर्स्ट का है। तो यहाँ पर हम बीएड के बारे में जो है बीएड के जो भी एग्ज़ाम होंगे, रिटन एग्ज़ाम होंगे, ये उसके लिए दिया गया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तथ्यात्मक जानकारी नहीं दी जाएगी। हालांकि हाँ, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जरूर बिल्डअप किया जाएगा, जिससे आप जब भी पेपर देने जाएं तो इसको आराम से देख लेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको लिखना क्या है। तो यहाँ पर बस इतना रहेगा। अब इसके बाद हम एक चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे, भारत में शिक्षा के विकास की बात कर रहे हैं। अगर हम इसके विकास के क्रम को देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे वैदिक कालीन शिक्षा आती है। वैदिक कालीन शिक्षा के बाद बौद्ध कालीन शिक्षा आती है, और बौद्ध कालीन शिक्षा के बाद अगर देखेंगे तो मुस्लिम कालीन शिक्षा आती है। तो यहाँ ये हमारा फर्स्ट वीडियो है बीएड वालों के लिए, फर्स्ट वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो मतलब आप समझते हैं। तो यहाँ पर हम ज़रा थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि अब हम इस पर हम देखते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में। तो जो वैदिक कालीन शिक्षा है, अगर हम उसके थोड़ा सा अर्थ को समझें कि आखिर इसके अर्थ मतलब वैदिक कालीन शिक्षा कहते किसे हैं, तो इसको अगर हम जानें तो एक होता है कि जो ऐसी शिक्षा जो वैदिक काल के दौरान दी जा रही थी उसको वैदिक कालीन शिक्षा कहते हैं। एक ऐसी शिक्षा जो वैदिक काल के दौरान दी जा रही थी कि उसको हम वैदिक कालीन शिक्षा कहते हैं। इसके अलावा एक परिभाषा और है कि ऐसी शिक्षा जिसमें वेदों का अध्ययन कराया जा रहा हो, एक ऐसी शिक्षा जिसमें वेदों का अध्ययन कराया जा रहा हो, उसको हम वैदिक कालीन शिक्षा कहते हैं। अब इसके बाद वैदिक कालीन शिक्षा के हम अर्थ को समझते हैं। ज़रा इसके अर्थ को देखिए कि अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो इसका दो अर्थ निकल के आता है। यह हम देख रहे हैं कि जो वैदिक कालीन शिक्षा है, वैदिक कालीन शिक्षा के अर्थ को समझ रहे हैं। अर्थ में दो अर्थ निकल के आता है, एक इसका व्यापक अर्थ निकल के आता है, एक संकीर्ण अर्थ निकल के आता है। जब हम समझते हैं कि आखिर इसका व्यापक अर्थ क्या हो सकता है। व्यापक अर्थ की बात करेंगे तो इसमें वैदिक काल की शिक्षा के व्यापक अर्थ की बात करेंगे तो इसमें एक ऐसी शिक्षा को दिया गया है जो जीवन प्रयत्न चलने वाली शिक्षा है। इसमें अगर सही रूप से देखा जाए तो यहाँ पर जो संसारिक मोह माया है उससे मुक्ति के विषय में बताया गया है कि आप कैसे संसारिक मोह माया से मुक्त हो सकते हैं, और जो है बार बार जन्म आपको नहीं लेना पड़ेगा। आप इस मतलब जीवन मरण के चक्र से आप आराम से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। तो ये वैदिक कालीन शिक्षा का जो व्यापक अर्थ निकल के आता है उसमें यही दिखाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका संकीर्ण अर्थ क्या होता है। संकीर्ण अर्थ की बात करें तो इसमें जो शिष्य होता था वो गुरुकुल में गुरु के समीप जाता था और वहाँ पर अपने कुछ वर्ष व्यतीत करता था, जिसके दौरान वो औपचारिक शिक्षा का ग्रहण करता था। और औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद वह जो शिष्य होता था वो अपने घर को वापस लौट आता था। इसके दौरान जो शिक्षाएं दी जाती थी, जैसे उसमें जो शस्त्र सिखाए जाते थे, शास्त्र का अध्ययन कराया जाता था, व्यापार संबंधी चीज़ें बताई जाती थी, वाणिज्य के विषय में बताया जाता था, चिकित्सा शैल्य के विषय में बताया जाता था। मतलब इतनी जानकारी दी जाती थी, व्यक्ति को इतना बता दिया जाता था जिससे उसका जो है जो जीवन है वो आगे का वो आराम से जो है चल सके। तो ये इसका अर्थ था। अब हम वैदिक कालीन शिक्षा के अर्थ को समझ गए हैं। अब इसके बाद हम इसके उद्देश्य को देखते हैं कि आखिर कौन सा उद्देश्य था जिसकी वजह से ये वैदिक कालीन शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य हम ज़रा देखते हैं। यहाँ का जो हम उद्देश्य देख रहे हैं, उद्देश्य में अगर हम देख रहे हैं जो पहला उद्देश्य है ईश्वर की भक्ति तथा धार्मिकता। आखिर उस समय की जो शिक्षाएं दी जाती थी वो उसमें जो है ईश्वर पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया जाता था, धर्म से संबंधित ज़्यादा शिक्षाएं दी जाती थी। उस समय जो शिक्षा देने वाले हुआ करते थे, ऋषि हुआ करते थे, महर्षि हुआ करते थे, पुरोहित हुआ करते थे। तो ये जो लोग होते थे तो ये ईश्वर की भक्ति पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। ये व्यक्ति को ईश्वर का भक्त बनाया करते थे और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इसके लिए जो है काफ़ी संस्कार का भी प्रावधान था, जिससे काफ़ी संस्कार भी किए जाते थे, जिसके दौरान ये भक्ति जो है आराम से चलती रहे, ईश्वर का भजन होता रहे। इसके बाद अगला जो हम उद्देश्य देखते हैं, अगला उद्देश्य हमारा है, अगला जो उद्देश्य है, अगले उद्देश्य में हम देख रहे हैं चरित्र का निर्माण। उस समय की जो भी शिक्षाएं दी जाती थी वहाँ पर चरित्र पर विशेष बल दिया जाता था। चरित्र का निर्माण बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाता था। यहाँ तक कि अगर हम बात करें मनुस्मृति में ये कहा गया है कि यदि कोई चरित्रवान व्यक्ति है, वो भले ही अशिक्षित हो, पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन वो कहीं ज़्यादा अच्छा उन व्यक्ति से होता है जो पढ़े लिखे होते हुए भी चरित्रवान नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो चरित्र पर विशेष बल दिया जाता था। इसके अलावा हम अगर बात करें डॉक्टर वेद मित्र की, इन्होंने कहा कि विद्यार्थी के चरित्र का निर्माण करना उस समय प्रमुख उद्देश्य था। विद्यार्थी के चरित्र का निर्माण करना प्रमुख उद्देश्य था, ये डॉक्टर वेद मित्र ने ये बताया।
इसके बाद इसके बाद की जो विशेषता है, इसके बाद की विशेषता अगर हम देखें तो इसके बाद की विशेषता में जो दिया गया है, अगली विशेषता हमारी है, जो हमारा उद्देश्य है, अगले उद्देश्य में हम देख रहे हैं कि व्यक्तित्व का विकास करना। यहाँ पर जो व्यक्ति होता था, जो शिष्य होता था, उसके व्यक्तित्व का विकास किया जाता था। व्यक्तित्व के विकास में अगर हम देखें तो जैसे उसका क्या होता था कि आत्मसम्मान की भावना उसमें पैदा की जाती थी। जैसे व्यक्ति को आत्मसम्मान रहे, अपने आत्मसम्मान होता था। उसके बाद अगर हम बात करें कि व्यक्ति आत्मविश्वास की भावना पैदा की जाती थी, जिससे जो शिष्य होता था उसको अपने ऊपर आत्मविश्वास हो। इसके अलावा अगर हम बात करें, आत्मसंयम होना चाहिए जो शिष्य होता था। इसके अलावा अगर हम व्यक्तित्व के विकास की बात करें, न्यायप्रिय होना चाहिए, कुशल वक्ता होना चाहिए, वाद विवाद में जो है वो अच्छा वक्ता होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम देखें तो वाद विवाद करने योग्य होना चाहिए तथा आदर्श चरित्रवान वाला होना चाहिए था। तो इस हिसाब से व्यक्तित्व का विकास किया जाता था, जिससे सारे गुण जो है शिष्य में स्वतः अपने आप हो जाते थे। इसके बाद की जो अगली हम देख रहे हैं, तो जो हम अगला उद्देश्य देख रहे हैं, अगला उद्देश्य हमारा, अगला जो हमारा उद्देश्य है, अगले उद्देश्य में हम देख रहे हैं कि नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने योग्य बनाना। जो शिष्य होता था उसका जो मतलब आचार्य हुआ करते थे, उनका उद्देश्य था कि जो उनका शिष्य हो कम से कम नागरिक सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने योग्य तो हो ही जाए। उसमें व्यक्ति को, बालक को या मतलब यूँ कहें शिष्य को ऐसी शिक्षाएं दी जाती थी जिसके तहत जो हमारा जो शिष्य होता था वो जो है समाज को एक अच्छी दिशा दे सके, एक नई दिशा दे सके, और वो जो है समाज के कर्तव्यों का पालन कर सके। जैसे अगर वो समाज में जा रहा है तो वो इस बात को समझे कि उसके परिवार की, उसके समाज की, उसके गांव की वो जो जिम्मेदारी होती है वो उसकी सामाजिक जिम्मेदारी बन जाती थी। इसके साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलता है कि जैसे यहाँ पर स्वार्थ रहित भावना का विकास किया जाता था, कि ऐसा नहीं किया जाता था कि आप पढ़ लिख के गए हैं तो आप अपने ही घर को भरने लगिए। यहाँ पर स्वार्थ रहित भावना का विकास किया जाता था, जिससे व्यक्ति, जो बालक होता था, वो निस्वार्थ होकर के किसी भी कार्य को करता था। इसके बाद अगले उद्देश्य की बात करें, जो हमारा अगला उद्देश्य है, अगला जो हमारा उद्देश्य है, अगले उद्देश्य में हम देख रहे हैं राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण करना। जो राष्ट्र की संस्कृति है उसका संरक्षण करना, उसको बचाए रखना, साथ ही साथ उसका प्रचार करना। इसके तहत ये बताया गया है कि जैसे जो भी पिता होता था वो अपने शिष्य को जो है वो सारी शिक्षाएं देता था, जो जिस शिक्षा से वो अपना कार्य चला रहा है। जैसे कोई पिता है, अगर वो शल्य के क्षेत्र में है या डॉक्टर के क्षेत्र में अगर वो काम कर रहा है, तो उसका काम क्या था कि वो अपने बच्चे को शल्य की जानकारी दे देता था, जिससे जो है जो शल्य का चिकित्सा का संरक्षण हो जाता था, तथा उसका जो बच्चा जब इस शिक्षा को प्राप्त कर लेता था तो प्रचार भी हो जाता था। तो इस हिसाब से देखा जाए, जो भी पिता होते थे, जो भी अगर पिता व्यवसाय के क्षेत्र में कार्य कर रहा है तो वो अपने बालक को व्यवसाय की शिक्षाएं दे दिया करता था, जिससे जो है मतलब राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण भी हो जाता था और उसका प्रचार भी हो जाता था। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो वैदिक कालीन शिक्षा थी, ये वैदिक कालीन शिक्षा के कुछ उद्देश्य थे, जिस उद्देश्य को हम समझ चुके हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या थी। अब उस विशेषताओं को हम देखते हैं। यहाँ पर हम विशेषताएं देख रहे थे। विशेषताओं में हमने जो पहली विशेषता देखी वो क्या है, गुरुकुल प्रणाली। गुरुकुल प्रणाली में अगर हम बात करें, यहाँ पर गुरुकुल में जो शिष्य रहा करते थे उनको गुरुकुलवासी या अंतेवासी कहा जाता था। और ये जो गुरुकुल होता था ये नगरों से या यूँ कहा जाए शहरों से बहुत ही करीब होता था, लेकिन प्रकृति की गोद में हुआ करता था। यहाँ पर प्रकृति का पूरी तरह से सौंदर्य हुआ करता था, यहाँ पर पूरा प्राकृतिक चीज़ें हुआ करती थी। तो मतलब जो शिष्य हुआ करते थे वो प्रकृति की गोद में बैठकर अध्ययन किया करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि जो भारतीय संस्कृति का निर्माण है, भारतीय संस्कृति का निर्माण नगरों या शहरों में नहीं हुआ बल्कि आश्रमों में हुआ है, वन प्रांत इलाकों में हुआ है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। इसके बाद अगली हम विशेषता बात करें, अगली विशेषता जो हमारी है, इसके बाद की अगर हम विशेषता देखें तो इसके बाद की जो विशेषता है वो उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार क्या होता है, इसको हम ज़रा ध्यान से समझते हैं। जो उपनयन संस्कार होता था, पहले जो भी बालक हुआ करते थे, पहले बालकों को शूद्र समझा जाता था, लेकिन जब उनका उपनयन संस्कार हो जाता था तब उसके बाद बालक को द्विज कहा जाता था, द्विज समझा जाता था। तो उपनयन संस्कार कैसे होता था, तो समझिए, जो पुरोहित हुआ करते थे वो पुरोहित आते थे, और पुरोहित के आने के बाद जो है जो शिष्य होता था, अगर हम ब्राह्मण बालक की बात करें, जो ब्राह्मण बालक होता था उसका 8 वर्ष में उपनयन संस्कार हो जाता था।
अगर क्षत्रिय बालक है तो उसका उपनयन संस्कार 11 वर्ष की उम्र में होता था। वहीं अगर वैश्य बालक है तो उसका उपनयन संस्कार 12 वर्ष की उम्र में हो जाता था। तो यहाँ पर पुरोहित आते थे। अगर देखा जाए ब्राह्मण बालक की, तो ब्राह्मण बालक से गायत्री मंत्र का उच्चारण कराते थे, और जब गायत्री मंत्र का वो उच्चारण कर लेता था तो उसके बाद ये समझा जाता था कि इसका उपनयन संस्कार कंप्लीट हो गया। वहीं अगर हम बात करें उसके बाद की बात करें, अगर हम क्षत्रिय बालक की बात करें तो क्षत्रिय बालक को त्रिष्टुप मंत्र का उच्चारण कराया जाता था, और जब क्षत्रिय बालक त्रिष्टुप मंत्र का उच्चारण कर लेता था तब उसका उपनयन संस्कार कंप्लीट हो जाता था। वहीं उसके बाद वैश्य बालक की बात करें तो वैश्य बालक को जगती मंत्र का उच्चारण कराया जाता था। जगती मंत्र का उच्चारण करने के बाद जो है उसका उपनयन संस्कार कंप्लीट हो जाता था। इसके बाद अगर हम शूद्र बालक की बात करें तो शूद्र बालक का उपनयन संस्कार नहीं होता था। यह हमने देखा जो ब्राह्मण बालक है वो 8 वर्ष की उम्र में उनका उपनयन संस्कार होता था, और 8 से 16 वर्ष की उम्र के बीच उनका उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए था। और वहीं अगर हम क्षत्रिय बालक की बात करें तो 11 वर्ष से स्टार्टिंग होता था और 22 वर्ष के बीच में उसका उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए था। वहीं वैश्य बालक की बात करें तो 12 वर्ष के से स्टार्ट होकर के 24 वर्ष के बीच उसका उपनयन संस्कार हो जाना था। तो ये उपनयन संस्कार था। इसके बाद की जो विशेषता देखते हैं, इसके बाद की जो विशेषता, अगली जो हमारी विशेषता है, अगली विशेषता में हम देख रहे हैं कि ब्रह्मचर्य जीवन पर विशेष बल। उस काल में ब्रह्मचर्य जीवन पर विशेष बल दिया जाता था। इसकी वजह से जो शिष्य हुआ करते थे उसको उनको सादा भोजन ही दिया जाता था, जिससे सादा भोजन दिया जाता था, उच्च विचार रखे जाते थे, जिससे जो है ब्रह्मचर्य जीवन के व्रत का आराम से पालन कराया जा सके। यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि उस समय ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करने का सीधा मतलब ये था कि उस समय स्त्रियों के बारे में सोचने तक की मनाही थी, और छूना और देखना तो बड़ी दूर की बात है। तो इस हिसाब से ब्रह्मचर्य जीवन का पालन कराया जाता था। अगला उद्देश्य हम देख रहे हैं, अगला उद्देश्य जो हमारा है विशेषता देख रहे हैं, अगली विशेषता में हम देख रहे हैं उचित समय पर शिक्षा का शुभारंभ। उचित समय पर शिक्षा का शुभारंभ, इसमें डॉक्टर अल्तेकर ने कहा कि अगर उचित समय पर शिक्षा का शुभारंभ नहीं किया जाएगा तो ये शिष्य के लिए अच्छा नहीं है। ये डॉक्टर अल्तेकर का मत है। इसके साथ ही साथ अगर हम देख लें उचित समय पर शिक्षा का शुभारंभ में जो ब्राह्मण बालक था उसका 8 वर्ष में जो है शिक्षा आरंभ हो जाती थी, और 8 वर्ष से 16 वर्ष के बीच उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए था। इसके बाद हम क्षत्रिय बालक की बात करें तो उसका 11 से 22 वर्ष के बीच में उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए था। उपनयन संस्कार के बाद शिक्षा का आरंभ हो जाता है। इसके बाद हम वैश्य बालक की बात करें तो वैश्य बालक का जो है 12 से 24 वर्ष की उम्र के बीच उपनयन संस्कार कंप्लीट हो जाना चाहिए, और इसके बाद जो है उसका शिक्षा प्रारंभ हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर उचित समय पर शिक्षा का शुभारंभ हो जाता था। इसके बाद अगली जो विशेषता है हमारी, अगली जो हमारी विशेषता है, अगली विशेषता में हम देख रहे हैं कि गुरु शिष्य का आखिर संबंध कैसा था। गुरु शिष्य के संबंध की बात करें तो उस समय जो गुरु हुआ करता था वो शिष्य को अपना पुत्र मानता था, उसको अपना मानस पुत्र समझता था। वहीं अगर शिष्य की बात करें, जो शिष्य हुआ करता था वो अपने आचार्य को जो है मानस पिता समझता था। इसमें यहाँ ये भी देखा गया है कि जो शिष्य होता था वो हमेशा अपने आचार्य के उठने के पहले उठ जाता था, और उठने के बाद जो है वो जो आचार्य की कुटिया होती थी उसको साफ़ वगैरह कर देता था, या आचार्य कहीं से आ रहे हैं तो आने से पूर्व ही वो जो है उनके जलपान की बैठने की उचित व्यवस्था कर देता था। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो गुरु शिष्य का बहुत ही ज़्यादा मधुर संबंध रहा है। इसके बाद जो अगली विशेषता है हमारी, अगली विशेषता जो हम देख रहे हैं, अगली विशेषता में है शिक्षा में धार्मिक तत्वों का महत्व। जो भी शिक्षाएं दी जाती थी वहाँ पर धार्मिक शिक्षाएं ज़्यादा दी जाती थी। यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें उस समय बहुत ज़्यादा यज्ञ हवन हुआ करते थे, और जो यज्ञ हवन हुआ करते थे तो यज्ञ हवन होने के सिर्फ 2 कारण थे। पहला कारण था कि जो व्यक्ति करवाता था वो सृष्टि को जानना चाहता था, संसार को समझना चाहता था कि आखिर ये संसार क्या है, और दूसरा था इष्ट की प्राप्ति के लिए। इष्ट का मतलब इच्छा से है, मतलब इच्छाओं की प्राप्ति के लिए यज्ञ हवन आदि कराए जाते थे। तो इस समय का जो शिक्षा थी, शिक्षा विधि थी, मतलब शिक्षा की बात करें तो इस समय शिक्षा में बहुत ज़्यादा धार्मिकता थी। यहाँ पर सुबह से ही मतलब पूजा शुरू हो जाती थी और ये निरंतर चलती रहती थी। यहाँ पर धार्मिक तत्वों का बहुत ही ज़्यादा महत्व था। इसके बाद की जो विशेषता है, अगला जो हमारा उद्देश्य है, अगली विशेषता में हम देख रहे हैं चरित्र तथा व्यक्तित्व विकास पर बल। मतलब उस समय के जो भी शिष्य हुआ करते थे उन पर उनका जो है चरित्र तथा व्यक्तित्व का विकास करना बहुत मतलब मेन उद्देश्य समझा जाता था। तो यहाँ पर शिष्य के चरित्र का निर्माण किया जाता था। जो शिष्य हुआ था उसके व्यक्तित्व का विकास किया जाता था। मतलब चरित्र के विकास को काफ़ी ज़्यादा महत्व यहाँ पर देखने को मिला है।
तो इस हिसाब से देख रहे हैं चरित्र का निर्माण भी हम समझ गए। इसके बाद की जो विशेषता है, इसके बाद की जो अगली विशेषता है, अगली जो हमारी विशेषता, अगली विशेषता में हम देख रहे हैं कि भिक्षावृत्ति की प्रथा। ये भिक्षावृत्ति की प्रथा चल रही थी उस समय। ये भिक्षावृत्ति की प्रथा इतना ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी, जब भी कोई शिष्य जो है किसी के द्वार पर जाता था भिक्षा आदि मांगने के लिए, तो वहाँ पर जब किसी के सामने वो मांगता था तो ऑटोमेटिक अगर देखा जाए तो उसके अंदर नम्रता का विकास हो जाता था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भिक्षावृत्ति की प्रथा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, जिससे व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता था, व्यक्ति को किसी समाज के बारे में भी जानकारी होती थी। जब वो भिक्षाटन के लिए निकलता था तो समाज को बारीकी से देखता था, उसके दुख दर्द को समझता था। तो यहाँ पर हम देख रहे थे भिक्षावृत्ति की प्रथा। इसके बाद की जो विशेषता है, अगली विशेषता देखते हैं। अगली जो विशेषता देख रहे हैं, अगली विशेषता में दिया गया है दैनिक दिनचर्या का महत्व। दैनिक दिनचर्या इस तरह से बंधी हुई थी कि जैसे जो भी शिष्य हुआ करता था सुबह उठ जाता था, सुबह से शाम तक अगर देखा जाए तो पूरा एक कठोर श्रृंखला में बंधा हुआ था। मतलब व्यक्ति को जो शिष्य हुआ करता था उसकी सारे कार्य को जो है एक पूरी सिस्टमेटिक तरह से फिक्स हुआ करते थे, सुबह से शाम तक कठोर नियमों से बंधे हुआ करते थे। वो पूरा इसी प्रकार से चलता रहता और ये नित्य चलता रहता था, रोजाना चलता रहता था। तो इस हिसाब से देखा जाए जो उसका दिनचर्या हुआ करता था, ये उनके शरीर का एक हिसाब से देखा जाए तो अंग बन चुका था। इसके बाद की जो विशेषता है, इसके बाद की जो विशेषता है, इसके बाद जो हम देख रहे हैं साधारण दंड की व्यवस्था। दंड की व्यवस्था में देखा जाए तो यहाँ पर शारीरिक दंड की बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर एक हिसाब से देखा जाए तो उद्दालक व्रत का पालन कराया जाता था। उद्दालक व्रत को अगर हम समझें तो उद्दालक व्रत में क्या होता था कि जैसे अगर कोई शिष्य जो है कोई गलती किया है तो उसके लिए जैसे उसके भोजन को कम कर दिया जाता था, उसके जल को कम कर दिया जाता था, या उसके उपवास रखा जाता था, या जो भी खाना दिया जाता था एक ही टाइम का खाना दिया जाता था। तो ये इस प्रकार से उद्दालक व्रत का पालन कराया जाता था। और यहाँ इसमें मनु महाराज ने एक चीज़ और भी लिखा। मनु महाराज ने कहा कि इस समय जो दंड की व्यवस्था थी, अगर कोई शिष्य दंड करता था तो उसको मधुर भाषा में समझा दिया जाता था कि जिससे वो दोबारा इस प्रकार की हरकत ना करे। लेकिन अगर वो कार्य को दोहराता था या किसी संगीन अपराध को करता था तो उसमें मनु महाराज ने कहा है कि उसके लिए एक रस्सी तथा एक पतली छड़ी का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब ये कैसे किया जाएगा ये नहीं बताए हैं मनु महाराज ने, लेकिन इन्होंने कहा कि एक रस्सी और एक पतली छड़ी का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगली जो विशेषता है, इसके बाद की जो विशेषता है, इसमें दिया गया है कि विद्यार्थी जीवन के बाद भी स्वाध्याय। मतलब इसमें क्या था, जो भी विद्यार्थी हुआ करता था वो जब उसकी शिक्षा समाप्त हो जाती थी उसके बाद भी वो अपने गुरु द्वारा जो भी याद कराए गए मंत्र थे वो उसका स्वयं से अध्ययन कर लेता था, स्वाध्याय करता था। तो इसमें जो है यही बताया गया है। इसके बाद की जो विशेषता देखते हैं, इसके बाद की जो विशेषता है, अगली जो विशेषता है, अगली विशेषता में हम देख रहे हैं कि सार्वजनिक एवं निःशुल्क शिक्षा। इसमें इस समय जो भी शिक्षाएं दी जाती थी वो निःशुल्क शिक्षाएं दी जाती थी। तो जब निःशुल्क शिक्षाएं दी जाती थी तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि आखिर जब निःशुल्क शिक्षा दी जा रही थी तो आश्रम का कार्यभार कैसे चलता था। तो आश्रम के कार्यभार की बात करें तो यहाँ पर भिक्षाटन की व्यवस्था थी। भिक्षाटन से जो धन आता था उससे आश्रम का कार्यभार संभाला जाता था। इसके साथ ही साथ जो राजा हुआ करते थे वो राजकोष से भी कुछ धन दे दिया करते थे। इसके साथ भी अगर हम देखें तो लोग अगर व्यक्तिगत दान देना चाहते हैं तो दे सकते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें जो पीएन प्रभु हैं, पीएन प्रभु ने कहा जो हिंदू बालक हैं, पीएन प्रभु ने कहा कि हिंदू बालक की शिक्षा जो है आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं करती। पीएन प्रभु ने कहा कि जो हिंदू बालक हैं उनकी जो शिक्षा है वो आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं करती है। अब हिंदू बालक में चाहे राजकुमार हो चाहे जो है अगर वो दरिद्र हो, दोनों के लिए जो शिक्षा विद्या मंदिर था उसके द्वार जो है दोनों के लिए खुले थे। इसके बाद जो है अगली विशेषता जो हम देखते हैं, अगली विशेषता हमारी है, इसके बाद हम देख रहे हैं कि बाहरी नियंत्रण से मुक्ति। यहाँ पर जो भी शिक्षाएं दी जा रही थी वो बाहरी नियंत्रण से मुक्ति थी। मतलब जो भी गुरुकुल हुआ करते थे, पास पड़ोस के जो राज्य हुआ करते थे या जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनका शिक्षा पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं होता था, उनका उस पर दबाव काम नहीं करता था, गुरुकुल पर दबाव नहीं चल रहा था। गुरुकुल जो था, जो उनके पुरोहित हुआ करते थे वो उनके अधीन हुआ करता था, उनके शासन में ये चीज़ें चल रही थी। मतलब एक हिसाब से देखा जाए राजा महाराजा का कोई दबाव नहीं था। तो इस हिसाब से हमने जो देखा तो वैदिक कालीन जो शिक्षा थी उसकी हमने विशेषताओं को समझा। अब इसके बाद जो हम देख रहे हैं कि आखिर वैदिक काल में शिक्षा किस प्रकार से दी जाती थी, अब उसको हम समझते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं कि वैदिक शिक्षण विधियाँ, वैदिक काल में शिक्षा की क्या विधि थी, किस विधि द्वारा वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी, इसको हम समझते हैं वैदिक कालीन शिक्षण विधियाँ।
तो वैदिक कालीन शिक्षण विधियों में अगर हम देख रहे हैं, जो पहली विधि है, पहली विधि में हम देख रहे हैं कि मौखिक शिक्षा की प्रधानता। मौखिक शिक्षा की प्रधानता का यहाँ मतलब इससे है कि जो शिष्य जो मतलब यहाँ पर मौखिक शिक्षाएं दी जाती थी। उस समय लेखन का बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं हुआ करता था, तो इसलिए उस समय की जो शिक्षाएं दी जाती थी वो मौखिक शिक्षा थी। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो प्रश्नोत्तर वाद विवाद विधि का प्रयोग, मतलब जो भी शिष्य हुआ करते थे आपस में प्रश्नोत्तर करते थे, या शिष्य जो गुरु हुआ करता था वो प्रश्न पूछा करता था, जो शिष्य हुआ करते थे उत्तर देते थे, आपस में वाद विवाद होता था किसी भी विषय को लेकर के। तो इस प्रकार से जो है ये शिक्षण विधि हमारी दूसरी है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो अग्र शिष्य प्रणाली का प्रचलन। इसके तहत अगर देखा जाए, जो शिष्य पढ़ने में ज़्यादा अच्छा होता था, ज़्यादा तेज होता था, उसके द्वारा जो है उच्चारण कराया जाता था। वो जो है उच्चारण करता रहता था और उस पर जो है सारी चीज़ें देखता रहता था। जो अन्य शिष्य हुआ करते थे वो भी उसके साथ में उच्चारण करते थे। इसके साथ साथ देखा जाए उदाहरण तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग। यहाँ पर जो भी चीज़ समझाया जाता था, जो आचार्य समझाते थे उदाहरण के साथ समझाते थे, तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर विशेष बल दिया जाता था। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि वैदिक कालीन शिक्षण विधियाँ हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम वैदिक कालीन शिक्षा के जो पाठ्यक्रम थे, इसके बाद हम पाठ्यक्रम को समझते हैं। अब जो हमारी अगली हेडिंग है पाठ्यक्रम। आगे जो हम देख रहे हैं पाठ्यक्रम देख रहे हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था। पाठ्यक्रम में पहला हम देख रहे हैं कि वित्तीय विषयों का समावेश। इसमें अगर देखा जाए तो जो चारों संहिताएं थी, चारों संहिताओं का अध्ययन कराया जाता था। साथ ही साथ जो और भी टॉपिक थे उस पर भी अध्ययन कराया जाता था। मतलब यहाँ से हम एक चीज़ समझते हैं कि पूरी रूप से पूरा शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद जो हम देख रहे हैं धार्मिक तत्वों की अधिकता। आगे जो हम देख रहे हैं धार्मिक तत्वों की अधिकता, चूँकि ब्राह्मणीय विद्या थी, ब्राह्मणीय विद्या में देखा जाए तो सुबह से ही पूजन पाठ संध्या वंदन हुआ करते थे। मतलब एक हिसाब से देखा जाए पूरी धार्मिक वातावरण हुआ करता था, धार्मिकता पर विशेष बल दिया जाता था। इसके बाद जो हम देख रहे हैं, इसके बाद जो है हमारा यहाँ पर देख रहे हैं पुराण एवं इतिहास का समावेश। यहाँ पर देखा जाए तो पुराण वेद पढ़ाया जाता था। इसके साथ ही साथ इतिहास में अगर देखा जाए तो जो वीर गाथा था, वीर गाथा को लोग ज़्यादा प्रेफर करते थे। उस समय वीर गाथा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इसके बाद जो हम देख रहे हैं, इसके बाद हम देख रहे हैं यज्ञ विषयक साहित्य निर्माण। इसमें यज्ञ वेद के बारे में पढ़ाया जाता था, यज्ञ वेद का अध्ययन कराया जाता था। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी, वैदिक कालीन शिक्षा का हमारा पाठ्यक्रम जो था वो पाठ्यक्रम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अगर हम देख रहे हैं तो जो इसके बाद की बात आती है, इसके बाद जो हम देख रहे हैं, इसमें के बाद हम देख रहे हैं कि समावर्तन संस्कार क्या था। समावर्तन संस्कार थोड़ा समझ लेते हैं कि ये समावर्तन संस्कार क्या था। कि उस समय जो शिष्य हुआ करते थे, जो बालक हुआ करते थे, जब उनका अध्ययन कंप्लीट हो जाता था, अध्ययन समाप्त हो जाता था, तो अध्ययन समाप्त होने के बाद उनका एक संस्कार किया जाता था, जिसको हम समावर्तन संस्कार कहते हैं। समावर्तन संस्कार हो जाने के बाद वो ब्रह्मचर्य नियम का ब्रह्मचर्य के पालन को तोड़ सकते थे। तो इस हिसाब से समावर्तन संस्कार था। समावर्तन संस्कार में अगर हम देखें तो जब व्यक्ति का समावर्तन संस्कार हो जाता था तब हम उस व्यक्ति को स्नातक कह सकते थे। मतलब समावर्तन संस्कार होने के बाद व्यक्ति को स्नातक कहा जाता था। इसके बाद की जो हमारी अगली हेडिंग है, अगली हेडिंग है हमारी, आगे हम देख रहे हैं तो आगे जो हमारी अगली हेडिंग है वो कमियां हैं। आखिर इस शिक्षण में क्या कमियां थी, शिक्षण की कमियों को हम ज़रा थोड़ा सा समझते हैं। पहली शिक्षा में ये कमियां थी कि इसमें स्त्री शिक्षा के बारे में नहीं बताया गया है। इसमें ये तो नहीं कहा गया कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन कहीं भी स्त्री शिक्षा का जिक्र नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो स्त्री शिक्षा के बारे में कहीं हमें देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर जो शिक्षा में प्रवेश की उम्र में जो वेरिएशन देखने को मिलता है वो भी यहाँ की कमियाँ थी। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर ब्राह्मण बालक को 8 वर्ष पे बुला रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, वहीं क्षत्रिय बालक को 11 और वैश्य बालक को जो है 12 वर्ष की उम्र में शिक्षा का आरंभ किया जाता था। तो ये भी इनकी एक हिसाब से देखा जाए तो ये भी इनकी एक कमियाँ थी। इसमें अगर देखा जाए पाल लोक पर ज़्यादा विशेष बल दिया गया है, अध्यात्म पर विशेष बल दिया गया है, यहाँ पर पुनर्जन्म पर बहुत ज़्यादा बल दे दिया गया है। तो इस हिसाब से देखा जाए कर्मकांडों का बहुत ज़्यादा इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो वैदिक कालीन जो भी शिक्षाएं थी वो हमारी समाप्त हो गई हैं। इसके बाद की जो अगली वीडियो आएगी वो बौद्ध कालीन शिक्षा पर आएगा। तो ये पहला वीडियो था, जो भी जैसा होगा उसको आप बताइएगा। धन्यवाद।